So students, here we are going to discuss about osmoregulation. आपका फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस है. पहले आपने डिस्कस किया अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म एंड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द osmoregulation. So first of all, its definition. An aspect of homeostasis हमने डिस्कस किया था कि 3 एस्पेक्ट्स होते हैं होम्योस्टेसिस के. एक osmoregulation होते हैं, thermoregulation होते हैं और एक excretion होता है. ठीक है. So we are going to discuss the first aspect of homeostasis, that is osmoregulation, in which the organisms maintain their water and electrolyte concentration. ठीक है. यानी इसमें ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, दे हैव टू मेंटेन देयर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन. वाटर तो आपको समझ आती है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयन को कहते हैं या आप सोल्यूट्स को कह सकते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है इन एंड आउट ऑफ द सेल. सो इन एंड आउट ऑफ द सेल का क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये एक सेल है तो इसके अंदर का जो वाटर और सॉल्ट लेवल है वो अकॉर्डिंग टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड. ठीक है. अब देखिए आपकी बुक में वर्ड इंटरसेलुलर लिखा हुआ है तो इन दो सेल्स के दरमियान यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा इसको आप बोलेंगे इंटरसेलुलर. ठीक है. सो इंटरसेलुलर फ्लूइड में ज़ाहिर फ्लूइड है तो उसके अंदर भी वाटर सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग आपके सेल्स के अंदर भी वाटर एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. सो होम्योस्टेसिस वो टर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के अंदर, अपने सेल्स के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी इंटरसेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. ठीक है. अब वो जरूरी नहीं है कि अच्छा देखें जैसे आपके पास ब्लड है तो ब्लड अगर आप लें तो ब्लड के अंदर दो चीजें हैं. एक आपके पास प्लाज्मा आ जाएगा और दूसरा ब्लड सेल्स आ जाते हैं. ठीक है ना. सो बेटा अगर आप सेल्स ले रहे हैं ब्लड सेल्स तो इसमें जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा वो आपका प्लाज्मा होगा. ठीक है. अब देखिए अगर हम बात करते हैं आरबीसी की तो आरबीसी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है अगर वो मेंटेन नहीं होगी तो आरबीसी जो है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है या ये बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है. सो हमने इसको अकॉर्डिंग टू द प्लाज्मा मेंटेन रखना है. यानी प्लाज्मा में अगर कंसंट्रेशन वाटर या सॉल्ट की कम या ज्यादा भी है तो भी आरबीसी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होगा, अदरवाइज आरबीसी अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. ठीक है. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटर एनवायरनमेंट कि उसमें कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, हमने सेल के अंदर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है. दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोरेगुलेशन. ओके. सो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए हमारे पास एक टर्म यूज होती है ऑस्मोलैरिटी. इसकी डेफिनेशन अपने पास नोट करिएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम किसी भी सॉल्यूशन को लेते हैं चाहे वो आइसोटोनिक है, चाहे वो हाइपरटोनिक है, चाहे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है. तो बेटा आपको ये बात पता है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो दो चीजों से मिलके बनता है. कौन सी दो चीजें होती हैं उसके अंदर, एक आपके आ जाते हैं सोल्यूट्स और एक होते हैं सॉल्वेंट. ठीक है. अब हम क्या कह रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी. सो ये कैसे एक्सप्रेस होती है, यानी हम ऑस्मोलैरिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट. यानी अगर सपोज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 100 सोल्यूट्स हैं पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, 100 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि इस 1 लीटर के अंदर 100 सोल्यूट्स प्रेजेंट है, 100 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के. दैट रिप्रेजेंट आर एक्सप्रेसेस द सॉल्यूशन एंड द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. याद रखिएगा सॉल्यूशन आपके पास टू कंप्लीट मतलब अब आप प्लाज्मा को अगर ले रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा को. ठीक है. तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर अगर मैं कहती हूँ कि सोल्यूट्स जो हैं वो है 100, अगर मैं कह रही हूँ. ठीक है. एग्जांपल ले रही हूँ, अगर ये 100 है और सॉल्वेंट जितना भी आपका प्लाज्मा है चाहे वो 1 लीटर है या 2 लीटर है, लेकिन हम पर लीटर के लिहाज से लेंगे. सो प्लाज्मा सोल्यूशन हो गया, उसके अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों की जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है.
सो ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि पर लीटर के अंदर कितने सोल्यूट एक्सप्रेस होते हैं, वो जो सोल्यूशन एक्सप्रेस करेंगे उसकी वो ऑस्मोलैरिटी को शो करेगा। ठीक है, इसके रेफरेंस से आपके पास कुछ एग्जांपल हैं कि ह्यूमन सेल्स की, ह्यूमन प्लाज्मा की या ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज 275 to 299 मिली ऑस्मोल्स पर केजी। क्यों ऐसा लिखा है बेटा? तो इट मींस कि ये जो आपके पास टर्म रिप्रेजेंट कर रही है ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है पर लीटर या पर केजी। ठीक है, देन हमारे पास मेरीन वाटर है। सो वाटर क्योंकि लीटर में होता है तो यहाँ पे आप देखें कि 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर्स हैं, तो 1000, तो इसका मतलब है कि उसके पर लीटर के अंदर 1000 जो है वो सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। सो इसी तरह अगर इन मेरीन ऑर्गेनिज्म के ब्लड को आप देखें तो क्योंकि मेरीन में वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो सॉल्ट्स मेरीन वाटर के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं तो इसलिए उसकी ऑस्मोलैरिटी भी ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में मेरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सॉल्ट्स कम होते हैं तो आप देखो कि उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी कम होगी। ठीक है, सो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। सो एक और डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इट इज द एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म मेंटेन और कीप देयर ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें कांस्टेंट रखना है। अच्छा, देन हमारे पास आता है वाटर एंड सोल्यूट रिलेशन टू द सेल, कि वाटर और सोल्यूट का सेल के साथ क्या रिलेशन होता है। सो बेटा इसमें आपने पहले भी कुछ पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये कहती हूं कि ये 3 इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक, और इन 3 इन्वायरमेंट्स के अंदर मैंने आरबीसी को रखा है। कंसेंट्रेट, आपने सेल में सेल के साथ रेलेवेंट दिखना है कि वाटर एंड सोल्यूट का क्या रिलेशन होता है। ठीक, और यहाँ पे भी आपने आरबीसी को रख दिया और ये 3 सॉल्यूशन आप ले रहे हो, यानी 3 तरह के इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, पहला मैं एनवायरनमेंट कहती हूँ कि दिस इज हाइपोटोनिक, दूसरा है आइसोटोनिक, थर्ड है हाइपरटोनिक। ठीक है, यानी मैं 3 सॉल्यूशन ले रही हूँ, हर एक की अपनी अपनी ऑस्मोलैरिटी है, हर एक में अपने अपने नंबर ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो हाइपोटोनिक की ऑस्मोलैरिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसमें मोर वाटर होता है और लेस सोल्यूट होते हैं, सो इसकी ऑस्मोलैरिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। क्यों ऑस्मोलैरिटी कम हुई है? क्योंकि हमने ये कहा है कि दिस इज द नंबर ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, so if the number of solute are less it means the osmolarity is less। ठीक है ना, then isotonic, isotonic में क्या है कि equal solute and solvent होते हैं। ठीक है, then हमारे पास hypertonic है, so hypertonic has more solute less solvent, so it means कि इसकी osmolarity ज्यादा होगी। ठीक है, हाइपरटोनिक की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हाइपोटोनिक। ओके, अब देखिए मैंने ये कहा कि हमने वाटर एंड सोल्यूट का रिलेशन पढ़ना है सेल के साथ। देखो बेटा यहाँ पे आपके पास है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, मैं सपोज प्लाज्मा को लेती हूँ कि ये प्लाज्मा है और वो हाइपोटोनिक है, यानी उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो आरबीसी क्या करेगा, इसमें वाटर की मूवमेंट होगी इनसाइड। क्यों वाटर की इनसाइड मूवमेंट होगी और पैसिव मूवमेंट होगी? रीजन क्या है कि इस प्लाज्मा के अंदर, यानी ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया है, इफ इट इज प्लाज्मा, तो इसमें अगर वाटर ज्यादा है तो वो आरबीसी में जाएगा, और जब आरबीसी के अंदर जाएगा तो आरबीसी जाहिर है कि एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल नहीं है कि वो वाटर को रेजिस्ट कर सके, तो ये आरबीसी एट द एंड क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में वाटर को अब टॉलरेट नहीं कर सकती है, सो इट गेट बर्स्ट। ठीक है, अब इट मींस के हमारा जो प्लाज्मा है वो अगर हाइपोटोनिक हो जाए तो आरबीसी ब्रस्ट हो जाएंगे, और अगर वो ब्रस्ट होंगे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारा प्लाज्मा आइसोटोनिक है, यानी उसमें सोल्यूट एंड वाटर की कंसंट्रेशन आरबीसी के रेलेवेंट है, ना ज्यादा है ना कम है। ठीक है, तो अगर जितना वाटर इससे गेन होगा, आरबीसी से में गेन होगा, उतना वाटर जो है वो आरबीसी से लॉस भी होगा। ठीक है, सो देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ वाटर। ठीक, थर्ड हमारे पास है
हाइपरटोनिक। अच्छा, ये कंडीशन सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें सेल जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट, कि जितना वाटर वो गेन कर रहा है उतना वाटर वो लॉस कर रहा है। ठीक है, थर्ड में क्या है, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है कि क्योंकि ये प्लाज्मा हमारे पास हाइपरटोनिक है, लेस वाटर है इसके अंदर, तो आरबीसी जो है वो वाटर को लॉस करेगा। जब आरबीसी वाटर को लॉस करेगा तो एज अ रिजल्ट आरबीसी क्या हो जाएगा, श्रिंक। ठीक है, जब श्रिंक हो गया तो भी वो अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं, तीन तरह के एनवायरनमेंट पॉसिबल हैं कि ऑर्गेनिज्म को मिले, और इन तीन एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स का या सेल का जो रिलेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। कहीं पे वो वाटर को गेन करता है, कहीं वो वाटर को लॉस करता है, लेकिन उसने करना क्या है कि उसने अपने आप को प्लाज्मोलाइज्ड होने से भी बचाना है और ब्रस्ट होने से भी बचाना है। ठीक है, सो बेटा इन दोनों सूरतों में जब आपका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाए या हाइपोटोनिक हो जाए तो वो मैकेनिज्म जो कि हम वाटर को कांस्टेंट रखने के लिए करेंगे, यानी आरबीसी जो है वो कांस्टेंटली वाटर को लॉस और गेन करे ताकि उसके ऊपर ना तो वो ब्रेस्ट हो और ना ही उसकी प्लाज्मोलाइसिस हो, तो इस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को मेंटेन करना है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को कांस्टेंट लेवल पे लेके आना है, ना वो ज्यादा वाटर को गेन करें और ना वो ज्यादा वाटर को लॉस करें, मतलब दे टेंड टू मेंटेन। जब उन्होंने मेंटेन करना है तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर सेल के अंदर 70% वाटर मेंटेन नहीं होगा तो या सेल बर्स्ट हो जाएगा और या सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, और दोनों सूरतों में वो अपने फंक्शंस को लॉस कर देगा। ठीक है, सो इसकी बेस पे अगर हम देखें ऑस्मोरेगुलेशन में, तो जो ऑर्गेनिजम्स मेंटेन रखते हैं या उनके सेल के साथ उनका जो रिलेशन होता है वो दो तरह का होता है। या तो उन सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेटर्स या उनको बोलेंगे ऑस्मोकन्फर्मर्स। ठीक है, यानी ये दो तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए उन तीन सॉल्यूशंस के अंदर कैसे अडैप्ट होते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स या ऑस्मोकन्फर्मर्स के अंदर। ठीक है, सो बेटा पहला हमारे पास आ गया डेफिनेशन, these are those animals that maintain a constant internal osmotic environment। ठीक है, यानी इन्होंने कांस्टेंट रखना है अपने ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को। अगर वो कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो दे मे गेट बर्स्ट और दे मे गेट प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एनी चेंज इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेशक उनका आउटर एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होता रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मेंटेन करना है, और वो जिस मैकेनिज्म से मेंटेन करेंगे उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहेंगे और ऑर्गेनिज्म को ऑस्मोरेगुलेटर कहेंगे। ठीक है, जबकि अगर आप ऑस्मोकन्फर्मर्स को देखें तो these are those animals whose body fluid are in osmotic balance with its environment। हाँ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और कुछ बोनी फिशेस भी हैं, लेकिन मोस्टली जो कार्टिलेजिनस फिश आपने पढ़ी थी, ईल थी, शार्क थी, और इस तरह से जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश हैं वो सब जो है वो अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होती हैं। जब वो आइसोटोनिक है तो इट मींस कि वो ऑस्मोटिक बैलेंस के ऊपर है, जितना वाटर वो गेन कर रही हैं उतना वाटर और सॉल्ट को लॉस कर रही हैं। इट मींस कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे ऑस्मोकन्फर्मर्स। ठीक है, और अगर उनकी बॉडी पे चेंज आता है और उन्होंने मेंटेन करना है अपने आप को, देन दे आर कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेटर्स। ठीक है, so beta then habitat, osmoregulators can be present either in marine environment, they can be in fresh and they can be in terrestrial environment। ठीक है, marine वो होता है जिसमें salts ज्यादा होंगे, फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें वाटर ज्यादा होता है, और टेरेस्ट्रियल आपको पता है कि इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक, देन ऑस्मोकन्फर्मर्स आर ऑलवेज मेरीन, और आपने याद रखना है कि ये ऑस्मोकन्फर्मर्स होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश है वो सारी की सारी ऑस्मोकन्फर्मर्स हैं। ठीक है,
देन हमारे पास मैकेनिज्म है कि दे एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी की बात हम कर चुके हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर। तो इन्होंने एक्टिवली रेगुलेट करना है। कैसे एक्टिवली रेगुलेट करेंगे बेटा? सो उसके लिए आप एक एग्जांपल देख लें कि अगर हमारे पास ये फिश है और ये सपोज है कुछ ज्यादा ही अजीब सी फिश, ठीक है, और ये आपके पास है फ्रेश वाटर में, ठीक है। सो याद रखिएगा कि फ्रेश वाटर का मतलब है उसमें वाटर ज्यादा है, साल्ट्स कम है, ठीक है। अब इन्होंने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, तो एक्टिवली कैसे करेंगे? तो इस मैकेनिज्म को आपने याद रखना है कि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो तो सराउंडिंग से इंटर होगा ही होगा। क्यों होगा? उसका रीजन क्या है कि इनके आउटर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। जबकि बेटा ये साथ साथ क्या करेंगे? साल्ट्स को लॉस भी करेंगे। क्यों साल्ट्स को लॉस करेंगे? क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट के मुकाबले में इनकी बॉडी जो है वो हाइपरटोनिक होती है, आउटर के मुकाबले में हाइपरटोनिक है। सो इट मींस कि ये साल्ट्स को क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं और वाटर को थ्रू आउट द बॉडी जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी पैसिव मूवमेंट यानी डिफ्यूजन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन देखें इस तरह करने से तो वो सारे साल्ट्स को लॉस कर देंगे। तो इन्होंने क्या करना है कि कुछ साल्ट्स को एक्टिवली गेन भी करना है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। उसके लिए कुछ सेल्स होती हैं जिनको आयनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। सो ये आयनोसाइट्स क्या करती हैं? साल्ट्स की एक्टिव मूवमेंट करती हैं। एक्टिव मूवमेंट का क्या मतलब होता है? लेस साल्ट से हायर साल्ट कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। सो दे मेंटेन और रेगुलेट देयर ऑस्मोलैरिटी एक्टिवली, जबकि इनका जो दे चेंज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एक्टिवली और पैसिवली, दैट डिपेंड्स कि उनके आउटर एनवायरनमेंट में साल्ट ज्यादा है कम है, वो उस लिहाज से उसको गेन या लॉस करेंगे, ठीक है। देयर इनकी नेचर, दे आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन का मतलब होता है दे कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको आप उठा के बहुत ज्यादा साल्ट की कंसेंट्रेशन में नहीं रख सकते हैं। जबकि क्योंकि ये आपके मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं तो दे आर यूरोहेलाइन। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेरीन रेंज में रह रहे हैं और मेरीन में साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। देन देयर बॉडी फ्लूइड। सो बेटा इनका बॉडी फ्लूइड जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दे कैन बी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट। जबकि इनका जो बॉडी फ्लूइड होगा इट इज ऑलवेज आइसोटोनिक, तभी उनका नेट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर जीरो होगा, यानी वो जितना गेन करेंगे उतना लॉस कर देंगे, ठीक है। और लास्ट इसमें आता है नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर। सो आपने याद रखना है कि इनमें लॉस एंड गेन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। देखिए अगर आपने पानी नहीं पिया, आपके सेल में वाटर की डेफिशिएंसी है, तो आपका सेल हर सूरत आउटर एनवायरनमेंट से वाटर को गेन करेगा, ठीक है। और अगर आपके सेल के अंदर वाटर की एफिशिएंसी है तो वो हर सूरत अपने आउटर एनवायरनमेंट के लिहाज से वाटर को लॉस करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर, यानी कुछ ना कुछ वाटर जो होता है वो उनके अंदर गेन या लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ये गेन कर रहे हैं उतना लॉस कर रहे हैं, कोई वाटर यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा इनको कांस्टेंट लेवल पे लाने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड ऑस्मोकन्फर्मर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स की आगे डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ऑस्मोकन्फर्मर्स जो होते हैं दे आर आइसोटोनिक, उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता क्योंकि उनकी बॉडी से इन गेन एंड लॉस ऑफ वाटर या सॉल्ट्स जो है वो पैसिवली होते रहते हैं उनके आउटर एनवायरनमेंट के नेचर को देखते हुए, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन एंड इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं ऑस्मोरेगुलेशन का। और हाँ एक बात के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन एक दफा पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोकन्फर्मर एंड ऑस्मोरेगुलेटर। सो इनको इन्हीं हेडिंग्स के साथ ऐसे ही लिखिएगा। लास्ट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऑस्मोरेगुलेटर्स में आपके बहुत सारे एनिमल्स आते हैं और ऑस्मोकन्फर्मर्स में कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।